आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले की जांच मुंबई पुलिस जारी रखेगी या फिर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में खुदकुशी कर ली थी, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। इसी बीच सुशांत के पिता की शिकायत पर पटना पुलिस ने इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की और मुंबई में जांच के लिए अपनी टीम भेजी थी। लेकिन मुंबई पुलिस से जांच के अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव और सुशांत के पिता की मांग पर बाद में बिहार सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश कर दी। महाराष्ट्र सरकार और इस मामले में पटना पुलिस की तरफ से आरोपी बनाई गई रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। रिया चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ एफआईआर और मामले की सीबीआई जांच राजनीति से प्रेरित है, जबकि सुशांत के पिता और बिहार पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि मामले में आरोपियों को मुंबई पुलिस की तरफ से बचाया जा रहा है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। सुशांत मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले रिया चक्रवर्ती ने एक बयान जारी किया, जिसमें रिया ने खुद पर लगे तमाम आरोपों पर सफाई देते हुए खुद को बेकसूर बताया और कहा कि 8 जून को सुशांत की बहन मीतू उनके घर आने वाली थी, इसलिए सुशांत के कहने पर ही वो उनका घर छोड़कर गई थी। रिया ने बयान में लिखा है कि अप्रैल 2019 तक सुशांत से उनकी केवल जान पहचान ही थी, लेकिन अप्रैल 2019 में हुई एक पार्टी के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दिसंबर 2019 से उन्होंने सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया था। रिया ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2019 में एक पार्टी के बाद जब वो सुशांत के घर सो रही थीं, उस वक्त सुशांत की बहन ने शराब के नशे में उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और उस घटना के बारे में सुशांत को पता लगते ही सुशांत के परिवार और रिया के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। रिया के मुताबिक उन्होंने अब तक मुंबई पुलिस और ईडी की जांच में पूरा सहयोग किया है और जब जब जांच एजेंसियों ने उन्हें बुलाया, वो जांच में सहयोग करने पहुंच गए। जांच एजेंसियां उनकी कॉल डिटेल्स, उनका डीएनए सैंपल, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, उनकी सभी फोन जब्त कर जांच कर चुकी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा रिया ने बयान में कहा है। रिया ने यह भी साफ किया कि उन्हें सीबीआई की जांच से भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन जांच कानून के दायरे में और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 3 नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के शक में गुस्साई भीड़ ने एक महिला को बेरहमी से पीटा। यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। भीड़ में शामिल लोग उसे बेरहमी से पीटते दिखे। महिला को पूरे इलाके में घुमाकर उसका जुलूस भी निकाला गया। कुछ महिलाएं उसे नीचे गिराकर मारती हुई दिखी। घटना के समय पुलिस वाले भी उसे बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन गुस्साई भीड़ पीछे नहीं हटी। हालांकि कई घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस लोगों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर थाने ले गई। इस घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को जल्द कोरोना टेस्ट की सुविधा मिल सकती है। खबर है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों को जल्द कोरोना टेस्ट की सुविधा मिलेगी। इस जांच के दौरान नेगेटिव आने वाले लोगों को 7 दिन के जरूरी क्वारंटीन के नियम से छूट मिल सकती है। नियमों के मुताबिक अब तक विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिनों तक प्रशासन क्वारंटीन रखता है और फिर अगले 7 दिनों तक उन्हें घर में क्वारंटीन होना पड़ता है। यूपी के मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पकड़े गए दोनों बदमाशों ने एक दिन पहले ही करीब 90 किलो चांदी लूट ली थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की इस चांदी को भी बरामद कर लिया। पुलिस को ये जानकारी मिली कि कुछ बदमाश इस रूट से जाने वाले हैं, तो पुलिस ने घेराबंदी करी, जिसमें 2 बदमाश एंगेजमेंट में घायल हुए। पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज एल सरिता देवी और उनके पति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। इसके बावजूद दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो गए। सरिता देवी 2006 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। छत्तीसगढ़ के त्योहार तीजा पोरा तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटने के आरोप लगे, जबकि कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। और जब आयोजकों ने उन्हें इस मौके पर लोकगीत की धुन पर ढोलक बजाने का न्योता दिया, तो वो झूम झूम कर ऐसा करते दिखे। हालांकि इस दौरान उनके आसपास लोगों की जो भीड़ दिखी, उसमें कई लोग बिना मास्क के नजर आए और इन लोगों ने कोरोना से बचने के लिए जरूरी दूरी भी नहीं बनाई। की तरह जमघट दिखा। पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों ने भले ही कोरोना से बचाव के नियमों की अनदेखी की, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मास्क लगाए रखा और ढोलक बजाने के बाद वो हाथ सैनिटाइज करना भी नहीं भूले। कोरोना की वजह से लागू करीब 6 महीने की पाबंदी के बाद पहली बार इटली के जिनोवा में
लोगों को पानी के जहाज में सफर करने का मौका मिला। वहां की सरकार ने क्रूज कंपनियों को 15 अगस्त से काम शुरू करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद सामने आई एक तस्वीर में एमएससी ग्रैंडियोसा नाम का क्रूज शिप 7 दिन की समुद्री यात्रा पर निकलने के लिए तैयार खड़ा दिखा। सभी यात्री मास्क लगाकर जहाज में पहुंचे, जहां उनका तापमान तो मापा ही गया, लेकिन इसके साथ ही कोरोना के लक्षण न दिखने के बाद भी उनका कोरोना टेस्ट तक किया गया। Spero solo che di non essere positiva perché ci tengo tanto. कोरोना से बचाव के लिए इस जहाज में हर तरह की सावधानी बरती गई। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जहाज में उसकी क्षमता के 70% यानी करीब 2500 यात्रियों को ही सफर की इजाजत दी गई। और तो और सफर की शुरुआत से पहले इस क्रूज के चालक दल को क्वारंटीन भी कर दिया गया। सारी तसल्ली हो जाने के बाद जहाज सफर पर रवाना हुआ। यूपी में देश का पहला संपत्ति क्षति दावा अधिकरण बना दिया गया, यानी एक ऐसा ट्राइब्यूनल जो दंगों और प्रदर्शनों के वक्त हुए नुकसान की भरपाई से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। हालांकि यूपी सरकार पहले से ऐसे मामलों में आरोपियों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई करने पर काम कर रही है, लेकिन अब इसके लिए बाकायदा एक ट्राइब्यूनल का गठन कर दिया गया है, जिसका एक दफ्तर मेरठ में और दूसरा लखनऊ में होगा। इस ट्राइब्यूनल के पास एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां होंगी, यानी किसी कोर्ट की ही तरह ट्रिब्यूनल का फैसला भी मान्य होगा और धरनों, प्रदर्शन या दंगों के वक्त निजी या फिर सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई से जुड़े मामलों की सुनवाई ट्राइब्यूनल में होगी। सीएए के विरोध में यूपी में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद लोक और निजी संपत्ति क्षति नियमावली 2020 बनाई गई थी, जिसके तहत नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों की निजी संपत्ति जब्त करने और नीलाम करने का कानूनी रास्ता बनाया गया था। पर्यावरण को बचाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर एमपी के इंदौर में मिट्टी और गोबर से गणेश मूर्तियां बनाने का काम तेज कर दिया गया। बताया गया कि वहां बीते 3 महीनों में 4000 से ज्यादा मूर्तियां तैयार की जा चुकी हैं, जिससे कई लोगों को रोजगार तो मिला ही, साथ ही पर्यावरण को बचाने की मुहिम भी तेज हो गई। 22 अगस्त से शुरू हो रही गणेश चतुर्थी की वजह से लगातार इन मूर्तियों की मांग में इजाफा देखा गया और यही वजह रही कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक हॉल में कई महिलाएं और लड़कियां गोबर और मिट्टी से गणेश मूर्तियां बनाती दिखाई दी। घर पे रख के पूजा करो और इन्हें गमले में डाल दो तो खाद के रूप में काम करते हैं। गणेश मूर्ति बनाने के काम में जुटे कारीगरों ने दावा किया कि इन्हें जिन रंगों से रंगा गया है वो भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट मुंबई पुलिस को मिली है। सूत्र बताते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक राजपूत के बैंक अकाउंट से रिया के अकाउंट में पिछले 1 साल में कोई लेन देन नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि ईडी ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी भेजकर कुछ लोगों को बयान और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मांगे हैं। मुंबई पुलिस जल्द ही ये सब जानकारी भी ईडी को भेजेगी। चीन के शासन वाले गुआंगशी इलाके में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अनोखा नजारा देखने को मिला। वहां एक खास बैडमिंटन प्रतियोगिता में एक रोबोट खिलाड़ियों से लोहा लेता नजर आया, जिसकी फुर्ती और रफ्तार ने खिलाड़ियों को छक्का डाला। महज 65 सेंटीमीटर की लंबाई वाले इस रोबोट ने बैडमिंटन कोर्ट पर खुद से कई फीट लंबे इंसानों के छक्के छुड़ा दिए। वो खेलते खेलते थक गए, लेकिन रोबोट पूरे जोश के साथ शटल को मारता रहा। एक बार तो एक लड़की ने शॉट मिस कर दिया, लेकिन ये रोबोट कोर्ट पर जमा रहा। जिस खिलाड़ी ने 15 से ज्यादा रैली तक शटल को जमीन पर गिरने नहीं दिया, उसने रोबोट को हरा दिया। दुनिया भर में कोहराम मचा रहे कोरोना वायरस के केंद्र चीन के वुहान शहर में एक पूल पार्टी में हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई। इस पार्टी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिनमें एक वीडियो में एक साथ बड़ी संख्या में लोग पूल पार्टी करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, वहां एक म्यूजिक कॉन्सर्ट भी रखा गया, जहां स्टेज पर खड़ा एक गायक गाना गाता, उसके पास मौजूद कई लड़कियां डांस करती नजर आई। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस पार्टी में किसी ने मास्क नहीं पहना था और ना ही उनके बीच किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी। वो सभी लोग स्विमिंग पूल में जमा होकर बिना किसी डर के पार्टी का मजा लेने में मशगूल दिखाई दिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया। ये नोटिस लखीमपुर में एक लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में जारी किया गया। मानवाधिकार आयोग ने इन आरोपों पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला कर दिया गया और अब वो मेघालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का भी प्रभार सौंपा गया। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। साथ ही अतुल गर्ग ने अपने संपर्क में आए लोगों से भी जांच करवाने की अपील की।
वेस्टइंडीज में कैरेबियन प्रीमियर लीग सीजन 8 की शुरुआत हो गई। हालांकि इस टूर्नामेंट में क्रिस गेल खेलते नजर नहीं आएंगे, जबकि 48 साल के प्रवीण तांबे अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं जो इस लीग में दिखाई देंगे। कैरेबियन प्रीमियर लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कुल 33 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का फाइनल 10 सितंबर को खेला जाएगा। कानपुर कांड के आरोपी विकास दुबे के एक और साथी धर्मेंद्र उर्फ धीरू दुबे ने कानपुर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। धर्मेंद्र पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और कानपुर कांड के बाद से ही फरार चल रहा था। यूपी की एसटीएफ और कानपुर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन शातिर धर्मेंद्र ने दोनों को ही चकमा देकर वकील के कपड़े पहनकर कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। इस बीच एसटीएफ के जवानों ने कोर्ट के भीतर ही गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसके बाद वकीलों ने पुलिस वालों को पकड़ लिया। बाद में जज ने 5 जवानों को लिखित में माफी मंगवाई, फिर हिदायत देते हुए छोड़ दिया। आत्मसमर्पण कराया है और माननीय न्यायालय ने आत्मसमर्पण करके धर्मेंद्र उर्फ धीरू को न्यायालय हिरासत में जेल भेज दिया। विकास दुबे की नाम दर्ज एफआईआर की गई थी। इसके लगभग 1 लाख रुपया इनाम था और ये क्रम संख्या 17 में के नाम में मूल्य भी थे। एसटीएफ और पुलिस इसको बहुत तलाश में थी। गुजरात में हुई भारी बारिश ने कई जिलों को बेबस कर दिया। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के जिलों में तो भारी बारिश के साथ आई बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। पानी के वार ने गिर सोमनाथ जिले को भी पस्त कर दिया। जहां भारी बारिश के बाद खतरनाक हुई नदियों का तांडव शुरू हो गया। गिर सोमनाथ के तालाडा गांव पर तो बाढ़ की ऐसी मार पड़ी कि एक झटके में कई परिवार बेघर हो गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में रस्सी की मदद से बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालते हुए देखा गया। सैलाब इतना ताकतवर था कि चंद कदम चलना भी पहाड़ हिलाने जैसा नामुमकिन लग रहा था, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और एक एक कर सभी को मौत के मुंह से सुरक्षित निकाल लिया गया। कच्छ के दक्षिणी किनारे पर मौजूद मुंद्रा से भी बाढ़ के सितम की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें पानी के तेज बहाव की वजह से एक भारी भरकम पुल टूटा हुआ नजर आया। पुल के ढहने से मुंद्रा बंदरगाह का संपर्क टूट गया। सौराष्ट्र की तरह दक्षिण गुजरात के सूरत में भी बाढ़ का सितम दिखा। वहां बारडोली के कई गांवों में 4 फीट से ज्यादा पानी भरने के बाद 300 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाया गया। नवसारी जिले में भी बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया। सड़कें तो जैसे कहीं गायब नजर आईं। अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदी ने अपनी तबाही के जो निशान है वो अभी भी छोड़े हुए हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से गुजरात के कई जिलों में हालात काफी बिगड़ गए, क्योंकि इन जिलों में जलभराव की वजह से कई सड़कें बंद हो गई। जानकारी के मुताबिक पूरे गुजरात में फिलहाल 300 से ज्यादा सड़कें और एक नेशनल हाईवे बंद है। इसके अलावा 36 रूट ऐसे हैं जिन पर परिवहन विभाग की बसें नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में गुजरात की 234 तहसीलों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिनमें 104 तहसील ऐसी हैं जहां 270 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। खबरें हैं कि सीमा पर तनाव के बाद अब चीन भारत को घेरने के मकसद से पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देने की साजिश रच रहा है। बताया गया कि चीन और पाकिस्तान के बीच SH-15 हॉवित्जर तोपें खरीदने का सौदा हुआ है। खबरें हैं कि सौदे के तहत चीन पाकिस्तान को 236 नई तोपें दे सकता है। इसके अलावा चीन सीमा पर जासूसी के लिए भी आधुनिक उपकरण पाकिस्तान को दे सकता है। इनमें बलून रडार सिस्टम भी बताया गया, जिसका इस्तेमाल खुद चीन सीमा पर करता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बलून रडार सिस्टम का इस्तेमाल आतंकी घुसपैठ के लिए कर सकता है। यही नहीं, खबरें हैं कि पाकिस्तान ने चीन से ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों पर युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान भी खरीदने की योजना बनाई है। जम्मू कश्मीर से बांदीपुरा से एक आतंकवादी गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद की गई। बताया गया कि ये कुछ ही दिन पहले लश्कर में शामिल हुआ था। यूपी की बस्ती में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारकर सैकड़ों लीटर शराब बरामद की, जबकि एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये शराब सरकारी दुकानों में सप्लाई की जाती थी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सील किए गए कुछ इलाकों में लगे बैरियर हटाने के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3175 मामले सामने आए, जबकि 55 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में अपनी जान जोखिम में डालकर एक पुल से नदी में कूदते कुछ लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पंजाब के कपूरथला में कुत्ते को गाड़ी से कुचलने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड होने के बाद एक महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत की थी। पुर्तगाल के 71 साल के राष्ट्रपति अपनी बहादुरी के लिए खबरों में हैं। उन्होंने समंदर में डूब रही 2 लड़कियों को अपनी परवाह किए बिना बचा लिया।
समंदर में मस्ती कर रही इन लड़कियों की नाव तेज लहरों में पलट गई थी। लेकिन तभी तट पर मौजूद राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने उन्हें देख लिया और वो तुरंत समंदर में कूद पड़े। राष्ट्रपति तेजी से तैरते हुए उन लड़कियों के पास पहुंच गए और उनको निकालने की कोशिश शुरू की। एक और आदमी की मदद से राष्ट्रपति ने पहले उनकी नाव सीधी की और फिर उन्हें धकेलते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगे। जेट स्की पर सवार एक और आदमी भी मदद के लिए वहां पहुंच गया। सबकी मदद से लड़कियों को बचा लिया गया, जिसके बाद वो भी बाहर निकल आए। 71 साल के मार्सेलो रेबेलो डी सूजा बेहतरीन तैराक भी हैं और वो अक्सर आम लोगों के साथ समंदर में तैराकी करते देखे जाते हैं। कैरेबियाई देश हैती में करीब 5 महीने बाद स्कूल खुल गए। वहां कोरोना के मरीजों की कम तादाद की वजह से सरकार ने स्कूलों को फिर से खोल दिया, जिसकी तस्वीरें राजधानी पोर्टो प्रिंस के एक स्कूल से आईं, जहां स्कूल के बाहर छात्रों की भारी भीड़ दिखी। वहां छात्रों के साथ ही कई लोग भी नजर आए जो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए पहुंचे थे। 5 महीनों के बाद छात्रों के स्कूल लौटने पर उनके माता पिता ने भी खुशी जताई। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूलों में छात्रों के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए। जिन छात्रों के पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क बांटे गए। साथ ही सभी छात्रों को कोरोना से बचने के तरीके भी बताए गए। इतना ही नहीं, स्कूल की दीवारों पर जगह जगह कई पर्चे भी चिपके नजर आए जिन पर कोरोना से बचाव के संदेश लिखे हुए थे। पंजाब के जालंधर से एक सड़क हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक बेकाबू कार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे से पहली कार की रफ्तार काफी तेज थी और यही वजह रही कि बेकाबू हुई इस कार ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे से ठीक पहले वहां सब कुछ सामान्य था और सड़क से कई गाड़ियां भी गुजरती दिखी, लेकिन अचानक वहां पहुंची एक काले रंग की कार ने कुछ देर के लिए अफरा तफरी मचा दी। इस कार ने सबसे पहले वहां खड़ी 2 महिलाओं और एक बच्चे को टक्कर मारी और फिर गाड़ियों के ऊपर से पलटते हुए सड़क के बीचों बीच जा गिरी। कार की टक्कर से एक महिला तो वहीं गिर गई, लेकिन उसके सिर में लगा हेलमेट उछलता हुआ दूर जा गिरा। हादसे के बाद वहां सन्नाटा पसर गया और आसपास मौजूद लोग कुछ सेकंड तक सहमे खड़े रहे। इसके बाद वो घायलों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यूपी के चित्रकूट में कोरोना संकट के बीच खाद खरीदने के लिए किसानों की भारी लाइन लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी करते हुए वहां कई किसान एक केंद्र पर खाद खरीदने पहुंचे और उसके बाहर कतार बनाकर खड़े हो गए। कतार में हर कोई एक दूसरे से काफी करीब खड़ा नजर आया और किसी को भी एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने की बात याद नहीं रही। खाद लेने के लिए भीड़ भी इतनी ज्यादा लग गई कि काफी दूर तक किसानों की लंबी कतार देखी गई। कतार में खड़े खड़े कुछ लोग तो इतना थक गए कि वहीं जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि वो कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही। 4 दिन से लौट रहे हैं, खाद नहीं पा रहे। यहाँ क्या बताया जा रहा है, क्यों नहीं मिल रही? कहती खाद खत्म हो गई। किसानों ने बताया कि अगर समय पर उन्हें अपने खेतों के लिए खाद नहीं मिली तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ को चिट्ठी लिखकर बीजेपी नेताओं के मामले में कार्रवाई न करने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ को एक चिट्ठी लिखी और बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच मामले में कार्रवाई नहीं करने के मुद्दे की जांच की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर फेसबुक का बचाव करने का आरोप भी लगाया। फेसबुक से प्रश्न पूछा जाता है या उन पर कोई हमला होता है, उनके बचाव में स्वयं रविशंकर प्रसाद क्यों उतर आते हैं, ये उसका जवाब वही देंगे। जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने खुद कांग्रेस पर पलटवार किया। राहुल गांधी जी ये समझते हैं जो हमारे लायक काम नहीं करता वो संघ आरएसएस और बीजेपी के दबाव में है। एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़े एक डॉक्टर को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अब्दुल रहमान नाम का ये डॉक्टर 2014 में सीरिया गया था और आईएसआईएस के आतंकियों के इलाज के लिए बनाए गए कैंप में 10 दिन रुका था। दावा है कि वहां से लौटने के बाद ये डॉक्टर आईएसआईएस के आतंकियों के लिए ऐप तैयार कर रहा था ताकि उनकी मदद की जा सके। खबर है कि ईडी सुशांत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के जवाबों से खुश नहीं है। ऐसे में वो फिर रिया और उसके परिवार से पूछताछ कर सकता है। हालांकि इससे पहले ईडी रिया के सीए रितेश शाह का बयान दर्ज करेगा। साथ ही ईडी रिया के व्हाट्सएप कॉल की जानकारी भी जुटा रहा है। खबर यह भी है कि रिया के खर्चों और इनकम टैक्स रिटर्न में कोई मेल नहीं हो पाया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 4 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की गई, जिनमें रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट भी शामिल हैं। साथ ही इस सूची में टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन का भी नाम शामिल है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक किसान के मुआवजे के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ गए। आरोप है कि करीब 2 साल पहले किसान ने पैसों की तंगी की वजह से खुदकुशी की थी, जिसके बाद तब की शिवराज सरकार ने किसान के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया था।
लेकिन परिवार के मुताबिक उन्हें केवल आधी रकम ही मिली, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान का बेटा किसानों पर अत्याचार और अन्याय कर रहा है। हालांकि राज्य के कृषि मंत्री ने किसान के परिवार को पूरा मुआवजा देने का भरोसा दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने अगर घोषणा की तो उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा और पूरा कराएंगे। फेक फॉलोवर्स केस में मुंबई पुलिस अब जांच में जुटी है और रैपर बादशाह को एक बार फिर से पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। बादशाह को कल सुबह 11:30 बजे पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच ने रैपर बादशाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। क्राइम ब्रांच की तरफ से भेजे गए समन में कहा गया है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनके बयानों में अंतर है। बादशाह पर सोशल मीडिया पर पैसे देकर फॉलोवर बढ़ाने का आरोप लगा है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि बादशाह से जो दस्तावेज मांगे गए थे वो भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। जयपुर में 3 दिन पहले हुई बारिश ने वहां के ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की सूरत बिगाड़ दी। मूसलाधार बारिश की वजह से म्यूजियम में करीब 4 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां के बेसमेंट में रखी हजारों साल पुरानी मम्मी पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। लेकिन म्यूजियम के कर्मचारियों ने बेसमेंट में रखे उस बॉक्स का कांच तोड़कर मम्मी को बाहर निकाला जिसमें उसे रखा गया था और उसे ऊपर शिफ्ट किया। ये मम्मी एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का सबसे खास आकर्षण है और इसे करीब 130 साल पहले मिस्र से भारत लाया गया था। यही वजह रही कि राज्य के पुरातत्व विभाग के मंत्री बीडी कल्ला खुद वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि इजिप्शियन विशेषज्ञों के बिना इस मम्मी को बाहर रखा गया है। तेज बारिश की वजह से म्यूजियम के बेसमेंट में जो पानी भरा उससे वहां रखी दूसरी चीजों को भी नुकसान पहुंचा। सबसे बुरा हाल बेसमेंट में रखी पुरानी फाइलों का हुआ, क्योंकि वो बुरी तरह भीग गईं। इन फाइलों में राजस्थान के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सरकारी रिकॉर्ड दर्ज थे, जिन्हें बचाने के लिए फाइलों को सुखाने के लिए फर्श पर फैला दिया गया। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद पंजाब सरकार ने राज्य के 3 शहरों में कुछ पाबंदियां लगा दी है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के जलंधर, लुधियाना और पटियाला में बाजार हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही खोले जा सकेंगे। इसी वजह से दुकानदारों को शनिवार और रविवार को अपनी दुकानें बंद रखनी होगी। इसके अलावा इन तीनों शहरों में बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक ही खुलेंगे। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक वहां मौजूद रेस्टोरेंट, होटल और शराब की दुकानें रात 8:30 बजे तक खोली जा सकेंगी, जबकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। भारी बारिश से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नदियां उभन पड़ी और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। कई जिलों में नदियों के किनारे रहने वालों को पलायन तक के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसकी एक तस्वीर मुंगेली जिले के लोरमी इलाके से आई, जहां मनियारी नदी का पानी किनारे बसे गांवों को अपनी चपेट में लेता नजर आया। बताया गया कि मनियारी नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया और इसके पुल के ऊपर से बहने का खतरा मंडराने लगा। यही नहीं, निचले इलाके के मंदिर और घर तक पानी में डूबे नजर आए और गली के बाद घर तक में घुस चुके पानी को देखते हुए यहां रहने वाले अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते दिखे। सभी लोग को जो है निर्देश दिए गए हैं, सभी सुरक्षित स्थान पर तत्काल पहुंचे। बारिश की वजह से मनियारी नदी जैसे ही तेवर खड़खड़िया नाले के दिखे, जिसके बाद नगर पालिका की टीम निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर ले आई। बारिश से लोरमी हल्कान नजर आया तो बेमेतरा में बिन बारिश ही बाढ़ का खतरा बढ़ गया, जहां लबालब सकरी नदी का पानी पुल को पार कर गया और लोग जान जोखिम में डालकर आते जाते दिखे। डराने वाली तस्वीर तो राजनांदगांव की भी दिखी, जहां पहले से खलबलाती शिवनाथ नदी में मोंगरा बैराज के 2 गेट खोलने के बाद पानी पहुंचा तो उसने हाहाकारी रूप ले लिया। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के अचानक संन्यास लेने में कोरोना ने भूमिका निभाई है। न्यूज 18 इंडिया की चौपाल में चहल ने कहा कि अगर कोरोना की महामारी की वजह से T20 वर्ल्ड कप नहीं टलता तो धोनी उसमें जरूर खेलते और उसके बाद ही संन्यास का कोई फैसला लेते। इतना ही नहीं, चहल ने कहा कि निजी तौर पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने उनके करियर को आगे बढ़ाने में काफी मदद की और एक बेहतर कप्तान और सीनियर खिलाड़ी के तौर पर वो हमेशा साथियों की मदद के लिए मौजूद रहते थे। चल, सबसे बड़ी बात अगर 2020 को हम याद करें तो कोरोना काल तो रहा ही है सबके लिए, लेकिन MS धोनी भाई का जाना इस तरह से, इतने बड़े खिलाड़ी इस तरह से कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि सबको ये चाह रहा था कि धोनी भाई मैदान से विदाई ले। नहीं, वो तो है। देखो, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो चाहूँगा माई भाई खेले, क्योंकि माई भाई ने थ्रू आउट हमारे कैरियर में काफ़ी सपोर्ट किया है। मुझे, कुलदीप को तो बहुत किया है और आई थिंक उनकी वजह से उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ है हमारे सक्सेसफुल होने में।
तो एकदम लगा, एकदम थोड़ा शॉकिंग न्यूज़ था, क्योंकि उससे पहले तो कुछ था नहीं, पर आई थिंक थोड़ा सा इसमें कोरोना का भी हाथ है। अगर शायद नहीं होता तो शायद माई भाई वर्ल्ड कप भी खेलते, पर जब भी वो डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी सोच समझ के लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में उन्होंने किया होगा। आज की ताज़ा खबर में एक ब्रेक।